बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सामीन व नाज़रीन। तज़ीन अख्तर प्रोग्राम सीन विद तज़ीन के साथ, और आज हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की, वस्ती एशिया की, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया के इस सदी के जो वसाइल हैं, कुदरती वसाइल, ख़ास तौर पर गैस और पेट्रोलियम, ये इनके ज़ख़ायर जो हैं वो जो दुनिया के काम अब इस सदी में आएंगे वो सेंट्रल एशिया में हैं। और सेंट्रल एशिया बुनियादी तौर पर 5 ममालिक पर मुश्तमिल है। चीन से शुरू होता है सिलसिला, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, और फिर कैस्पियन सी आ जाता है जो कि लैंडलॉक्ड समंदर है, और इसके पार फिर आ जाता है आज़रबाईजान। ये 6 वो रियासतें हैं जो सोवियत यूनियन से 1991 में आज़ाद हुई। तमाम की तमाम मुसलमान अक्सरियत की रियासतें हैं। इस्लामी ममालिक मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उनका सरकारी नाम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, जैसे पाकिस्तान का है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। बहरहाल मुसलमानों की अक्सरियत है, मुसलमान ममालिक हैं, और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हमारे सदियों पुराने तल्लुकात हैं। सेंट्रल एशिया में कज़ाकिस्तान इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुसलमान मुल्क है बलिहाज रकबा, और लैंडलॉक्ड है। और कज़ाकिस्तान को भी चीन की तरह नज़दीक तरीन जो रसाई है समंदर तक, और समंदर जो हमारा है जो कि मारूफ रास्ता है, दुनिया की 80% से ज़ायद जो बहरी तिजारत है वो बहरा अरब और बहर हिंद से होकर गुज़रती है, मिडल ईस्ट से, अफ्रीका से, और फिर आगे इंडोनेशिया और फिर चाइना। और पाकिस्तान इसके ऊपर मौजूद है। पाकिस्तान की नेवी का बड़ा ख़ास किरदार है इस 80% तिजारत को तहफ़्फ़ुज़ देने का। और कज़ाकिस्तान से लेकर नीचे तक तुर्कमानिस्तान तक सबको सबसे कम खर्च और नज़दीक तरीन जो रसाई है इस मारूफ समंदरी रास्ते तक, चूँकि ये 5 ममालिक जो हैं, आज़रबाईजान चूँकि अलग हो जाता है, ये 5 ममालिक को नज़दीक तरीन मारूफ समंदरी तिजारती शाहरा फ़राहम करता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की ग्वादर बंदरगाह और सी पैक के साथ वो मुंसलिक भी होना चाह रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान ही वो मुल्क है जो इन ममालिक के पास इतनी ज़्यादा गैस और पेट्रोलियम है कि वो ये, और बिजली में भी वो खुद कफ़ील हैं और ज़्यादा पैदा कर रहे हैं और देना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। और अब जनूबी एशिया पे नज़र डालें तो जनूबी एशिया का ख़िता सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान, ये 1.5 अरब से ज़ायद आबादी है, यानी इसको आप कह सकते हैं कि दुनिया का 25%। तो अगर सेंट्रल एशिया अपनी तेल, गैस और जो बिजली है वो इधर फ़रोख्त करना चाहता है, तो उसके लिए भी पाकिस्तान के थ्रू सबसे नज़दीक तरीन, कम खर्च तरीन और आसान तरीन रसाई खुश्की की भी पाकिस्तान फराहम करता है। लेकिन बात यह है कि क्या भारत भी हमसे ये ट्रांजिट चाहता है? हम जो बड़े खुश हो रहे थे कि भारत को बड़ी सख्त ज़रूरत पड़ेगी हमारी ट्रांजिट के लिए, फिर हम अपनी बातें उससे मनवाएंगे। लेकिन भारत और ईरान मिल के उन्होंने चाबहार पोर्ट डेवलप की। भारत ने वहाँ पे 50 करोड़ डॉलर से ज़्यादा सरमायाकारी की, और इस तरह भारत की ये ख्वाहिश है कि सेंट्रल एशिया तक रसाई के लिए उसने पाकिस्तान को बाईपास कर दिया है, और बम्बई से शिप चलेगा और समंदर से चलते हुए चाबहार ईरान पहुंचेगा, और चाबहार जो है वो कनेक्टेड होगी सीधा ऊपर इन तमाम ममालिक के साथ, सबसे पहले तुर्कमानिस्तान, और वहाँ से फिर आगे पहले ही सड़कें और ट्रेनें और हवाई जहाज़ के लिंक मौजूद हैं कज़ाकिस्तान तक। तो ये एक रेस है दोनों मुल्कों के दरमियान अब, और इसमें कौन मुल्क बाजी ले जाता है सबसे पहले ये देखने वाली बात है। अभी हमने हाल ही में देखा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंसें और सेमिनार और आमदोरफ्त हुई सेंट्रल एशिया के लीडरों की, पाकिस्तान के हवाले से भी और भारत के हवाले से भी। पाकिस्तान इसमें खामोश नहीं है या नॉन एक्टिव नहीं है, लेकिन अभी 27 जनवरी को भारत ने बहुत बड़ा छक्का मारा जो कि पाकिस्तान अभी तक वो नहीं कर सका। यही हमारा आज का मौजू है। मैं सेंट्रल एशिया को बहुत करीब से जानता हूँ। मैं सेंट्रल एशिया के 3 ममालिक में जा भी चुका हूँ, और बाकी 3 ममालिक के साथ मेरी रोज़ाना जो है मैं उन पर काम करता हूँ।
इतलात के हवाले से और रिपोर्ट्स के हवाले से। मोदी साहब ने मेज़बानी की है सेंट्रल एशिया समिट की, और उसमें सेंट्रल एशिया के तमाम 5 सदर साहबान जो हैं वो शरीक हुए। बनफ़्से नफीस मोदी साहब ने उनको एड्रेस किया, उन सदूर ने भी खिताब किया, और उसके बाद एक मुश्तरका एलामिया उनका जारी किया गया जिसमें बताया गया कि ये समिट जो है भारत और सेंट्रल एशिया की, ये हर 2 साल बाद होगी। 100 डिप्लोमेट जो हैं 5 सेंट्रल एशियन ममालिक से वो भारत जाया करेंगे हर साल, और भारत उनको तरबियत देगा। यानी सेंट्रल एशिया के डिप्लोमेट्स जो हैं उनकी तरबियत भारत में होगी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से वो यकीनन उनको कुछ ना कुछ तैयार करेंगे। इसके अलावा दिफा, सिक्योरिटी और टेररिज़म का मुकाबला करने के हवाले से भी तमाम जो सदूर साहबान थे और मोदी साहब, उन्होंने इत्फाक़ राय किया और सब मिलकर चलेंगे। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के ऊपर बात हुई, तालिबान को तस्लीम करने के ऊपर बात हुई, और हम जानते हैं कि भारत जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि तालिबान को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान को तस्लीम किया जाए ताकि वहाँ पे इस्तेहकाम आए, उनकी राहें खुलें, उनके अकाउंट्स खुलें, उनके साथ एग्रीमेंट्स हो सकें। और तालिबान को तस्लीम करने के हवाले से सेंट्रल एशिया बहुत ख़ास अहमियत रखता है, क्योंकि ये ममालिक अफ़गानिस्तान से जुड़े हुए हैं। तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान के साथ अटैच हैं और ये बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें जो बात होती रही पोल्यूटर की, उसमें इंडिया सर फहरिस्त है, और बदकिस्मती से ताजिकिस्तान भी नाराज़ है तालिबान से, और ईरान भी, उसकी हिस्ट्री है, जैसे आप मज़ार शरीफ का वाक़या देख लें। अच्छा, इसमें ये जो सिलसिला हुआ उसमें बहुत ख़ास बात जो हुई वो ये भी थी कि भारत, मोदी सरकार ने कहा कि चाबहार जो है उसको हम एक्टिव करेंगे, और सब ने इत्तेफाक किया। और इसके अलावा बंदर अब्बास की भी बात हुई। ईरान की 2 बंदरगाहें हैं मुकाबले पे गवादर के, और अब गवादर का जो एक हमने बनाया हुआ था कि गवादर 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 गवादर, ऐसा लग रहा है कि गवादर रह जाएगा सिर्फ सी पैक के लिए, चीन के लिए। और जो चाबहार है यहाँ से सीधा ऊपर जाएंगे, ईरान से गुजरेंगे और आगे पूरा सेंट्रल एशिया है। जबकि बंदर अब्बास से आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो पहले आप अज़रबैजान पहुँचेंगे और अज़रबैजान से क्रॉस करके फिर आगे रशिया है, और इस तरह भारत जो है वो रशिया तक भी रसाई हासिल कर लेगा। तो गवादर को बाईपास किया जा रहा है। ये हमारे जो मुतल्लिका ऑफिशियल्स हैं उनके देखने की बात है। पाकिस्तान ने भी बड़ा काम किया है। अभी हमने OIC की, उसमें बड़े मेहमान आए, सेंट्रल एशिया से भी आए, और इसके अलावा हमारे सदर साहब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अभी नवंबर में तुर्कमानिस्तान में थे जहां ECO कॉन्फ्रेंस हुई। वो सब सेंट्रल एशिया के सदूर साहबान उनके साथ थे। जुलाई में, इसी साल 2021 के जुलाई में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने दौरा किया उज़्बेकिस्तान का, और वहाँ पे दीगर जो सेंट्रल एशियन ममालिक हैं उनके भी सरबराहान और वज़राए ख़ारजा आए और कनेक्टिविटी पर बात हुई। और इसी तरह वज़ीर ख़ारजा हमारे शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने अफ़गानिस्तान के मसले पे तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक का ख़ुद दौरा किया और उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की तालिबान के इशू पे। यकीनन हमारी कोशिशें मौजूद हैं, यकीनन हमारे भी तल्लुकात मौजूद हैं, लेकिन ये 27 जनवरी को मोदी साहब छक्का मार गए हैं, और हमारी हालत ये है कि हम यहाँ पे निज़ाम की बहस में उलझे हुए हैं। निज़ाम क्या होना चाहिए हमें अभी पता ही नहीं चला, और हमारी हालत ये है कि हम यहाँ पे धमकियाँ दे रहे हैं बाकायदा सरकारी टेलीविज़न पर आकर कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं मज़ीद ख़तरनाक हो जाऊँगा, और इस तरह के चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है कि मोदी जी, हम समझ रहे थे कि भारत को हमने आइसोलेट कर दिया, अभी इस समिट से तो लगता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो गया, गवादर आइसोलेट हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो बहुत ही अफसोसनाक बात थी वो ये थी कि इस समिट में ये भी बात हुई कि भारत $1 अरब देगा, क्रेडिट लाइन देगा तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक को,
और 448 मिलियन यानी 44 करोड़ 80 लाख डॉलर की एक क्रेडिट लाइन उज़्बेकिस्तान के लिए है, जो कि इन कनेक्टिविटी के लिए और तावन बढ़ाने के लिए और नेटवर्क कायम करने के लिए है, जिससे भारत को वहाँ पर रसाई मिले, सेंट्रल एशिया को भारत में रसाई मिले। और ये बात इस तरह बनती है कि भारत तो सेंट्रल एशिया को दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशिया से, अब ये कल की खबर है और ये हमारे अखबार में ये सुपर लीड है, वफाकी हुकूमत चीन और रूस और कज़ाकिस्तान, जो कि सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा मुल्क है रकबे के एतबार से और सबसे बड़ी इकानमी भी है, कज़ाकिस्तान से 5 अरब डॉलर कर्ज लेगा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि जो वो लोग अहम होते हैं जो कि देते हैं या वो लोग अहम होते हैं जो लेते हैं। बाकी मुसलमानी और इस्लाम और हम उनसे पहले आते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, लेकिन जो देता है वो अहम होता है, जो लेता है वो गैर अहम होता है। ये हमारी आज की गुफ्तगू का ख़ास एक नुक्ता था। हम तवक्को करते हैं कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब ने फिर इस कॉन्फ्रेंस समिट के बाद, मोदी की समिट के बाद फ़ोन किए उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और तुर्कमानिस्तान के ताजिकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को और दो तरफ़ा ताउन पर बात की। ज़ाहिर है शाह महमूद कुरैशी साहब मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने कुछ वो लेवल करने की कोशिश की, लेकिन ज़ाहिर है कि टेलीफोन पर वज़राए ख़ारजा की बात और है और बराह रास्त ऑनलाइन सरबराहान हुकूमत की आपस में बातचीत, ये कुछ और मामला है। हम तवक्को करते हैं कि इस मामले पे पेशरफ्त होगी और यकीनन दफ्तर ख़ारजा ने इसका नोटिस लिया है और दफ्तर ख़ारजा इस सिलसिले में इक़दामात करेगा। बाकी वज़ीर आज़म हाउस तो इस वक्त जो है वो वहाँ पे बहरानी कैफियत है और वहाँ से धमकियाँ दी जा रही हैं। तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।